नमस्कार। गर हौसला हो बुलंद तो पर्वत भी झुककर सलाम करता है। जी दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात कहीं। लगता है कि आप हमारे किसान भाइयों का हौसला बढ़ाना चाहती हैं कि अगर खेतों में अगर उनकी मेहनत हो तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। और हम सब जानते हैं हौसला है तो उम्मीद है तो सफलता है। और जी सफलता ही एक सफल किसान को सफल बनाता है। जी, अगर सही जानकारी हो और सही तकनीक का इस्तेमाल हो तो निश्चित ही सफलता मिलती है। बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ गई। आप कृषि समाचार के बारे में इशारा दे रहे हैं। जी दीप्ति जी। तो किसान भाइयों, देर नहीं करते हैं, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, जिसके अंतर्गत देखते हैं मंडी में क्या रहेगा, अनाजों का भाव, मौसम का मिजाज कैसे रहेगा और एक सफल किसान ने कैसे सफलता प्राप्त की। इन तमाम बातों की जानकारी कृषि समाचार में समेट कर लाए हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए आत्मा द्वारा चलाई जा रही है योजना। 2014 तक देश के सभी प्रखंड के किसानों को मिल पाएगा मौसम कृषि सलाह। हिल पर बुआई के लिए बेहतर उपकरण है नवीन डिबलर। राज्य में संस्था आत्मा द्वारा दलहनी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सुविधाएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आत्मा द्वारा दी जा रही है। ये सुविधाएं क्या क्या हैं, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2013-14 में राज्य के किसानों के लिए आत्मा द्वारा दलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण हेतु दवा इत्यादि जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट, चूना, डोलोमाइट, राइजोबियम कल्चर सहित अन्य दवाएं राज्य के कृषकों को 50% अनुदान पर दिया जा रहा है। राज्य के कृषक इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। देश के किसानों को अब प्रखंड स्तर पर मौसम कृषि सलाह मिल पाएगी। इसके अलावा योजना तैयार कर कार्य भी शुरू हो चुका है। इस कार्य में 162 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। 2014 तक इस योजना को पूरे देश के सभी प्रखंडों में लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झारखंड के धनबाद जिले का चयन किया गया है। सब्जी उत्पादक अक्टूबर-नवंबर महीने में फ्रेंच बीन की झाड़ीदार किस्में लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत किस्में हैं पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया और अर्का कोमल। पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया और अर्का कोमल फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेद हैं। अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी खेती की जाती है। खेत की अच्छे तरीके से तैयारी कर लगभग 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 80 से 90 क्विंटल फ्रेंच बीन प्राप्त किया जा सकता है। मौसम के बदलाव का असर हमारे शरीर पर अनेक प्रकार से पड़ता है। इसी प्रकार बदलते मौसम के समय कई प्रकार के संक्रामक रोगों से हमारे मवेशी ग्रसित हो सकते हैं। पशुओं में इस मौसम में क्या परेशानियां हो सकती हैं और कैसे उनका निदान किया जाए, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बदलते मौसम में अपने पशुओं को, चाहे बड़ा पशु हो चाहे छोटा पशु हो, सबको कृमिनाशक दवाएं दे दें। इस कृमिनाशक दवाएं देने से आपको जो है पशु स्वस्थ भी रहेगा और उसके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में नवीन डिबलर एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हिल पर बीजों की बुआई को शीघ्र एवं बेहतर तरीके से करने के लिए नवीन डिबलर उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। हिल पर एक समान दूरी एवं एक समान गहराई में बीजों की बुआई करने के लिए बेहतर उपकरण है नवीन डिबलर। बुआई कार्य में किसानों का मेहनत और समय बचाने में सक्षम इस उपकरण द्वारा एक दिन में 3200 हिल पर बुआई की जा सकती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से नवीन डिबलर प्राप्त किया जा सकता है।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाजों के भाव पिछले कुछ दिनों के भावों पर टिकी हैं। कोई विशेष उतार चढ़ाव इनमें दर्ज नहीं किया गया है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि संभव है। उधर सब्जी मंडियों में तेजी बनी हुई है। प्याज के साथ साथ अब आलू में भी तेजी देखी जा रही है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भाव इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1350 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4550 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए, आलू न्यूनतम 1200 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए और प्याज न्यूनतम 4000 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो दीप्ति जी, जैसा कि सही समय पर अगर सही जानकारी मिले तो हमारे किसान भाई निश्चित ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। खेती की न सिर्फ तैयारी कर सकते बल्कि अच्छा उत्पादन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और संजय जी, आप जानते हैं कि धान की फसल कट चुकी है और अब जो सही समय आ चुका है, दलहनी फसलों को लगाने का सही समय आ गया है। जी, मेरा इशारा इसी के तरफ था। बिल्कुल, मैं समझ गई थी और हमारे किसान भाई बंधु भी समझ गए हैं कि अब जब दलहनी फसलों को लगाने का सही समय आया है तो किन बातों का ध्यान आप सब रखें तो आपको सफलता आपके कदम छुएगी। जी किसान भाइयों, धान कटने के बाद दलहनी फसलों की खेती के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी और उन्नत बीज बहुत जरूरी है आपके लिए। और उन्नत बीज लगाने के बाद आप किस तरह से उसमें खादों का प्रयोग करेंगे, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करेंगे, किसी तरह की बीमारियां या कीट लग जाती है तो कीट प्रबंधन कैसे करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी आज के कार्यक्रम में हम दोनों समेट कर लाए हैं। आइए देखते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कुमार की जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज मौजूद है चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में। किसान भाइयों, आज हम यहाँ जानकारी लेंगे कि धान के बाद दलहनी में कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो कि किसान भाई खेतों में लगाए और काफ़ी उससे मुनाफा प्राप्त हो। इसी की जानकारी देने के लिए यही के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर योगेश कुमार। आइए चलते हैं इनको पहले स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि धान की फसल खत्म हो रही है, धान किसान लोग काट रहे हैं, उसके बाद हमारे किसान भाई दलहन की कौन कौन सी किस्में लगाएंगे ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो और अच्छी पैदावार हो। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो झारखंड में लगभग 14,80,000 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी रहती है धान की फसल लगने के बाद। किसान भाई कोई चीज़ नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि बहुत सारी रबी दलहन की फसलें हैं
और उनकी किस्में हैं जिनका उपयोग करके किसान जो है दूसरी फसल ले सकता है। हम क्रमवार आपको बता रहे हैं, जैसे चना है, मसूर है, मटर है, इनका उपयोग कर सकता है। कहीं कहीं किसान भाई खिसारी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस्मों की जानकारी। तो चना में जैसे उन्नत किस्में हैं जिनको किसान भाई धान कटने के बाद ले सकता है। जैसे चना की देसी में किस्में जो चना की हैं, KWR 108 है, KPG 59 है, बिरसा चना 3 है, BG 372 है। ये देसी चना की उन्नत किस्में हैं। अब बात आती है काबुली चना, अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो उसके लिए काक 2 है, ये दूसरी किस्म है HK 94-134, इनका उपयोग कर सकता है। कभी कभी होता है कि धान देर में किसान भाई लगाता है और लेट कटता है। कभी कभी होता है कि किसान का खेत नवंबर लास्ट तक अगर धान काट पाता है खेत से, तब भी चना को ले सकता है। जैसे कि उसकी किस्में पूसा 372 या KPG 59, उनका उपयोग कर सकता है। एक किस्म है जबलपुर से विकसित की गई है JG 14, इसका भी उपयोग कर सकता है। अब आती है मसूर को ले सकता है। मसूर की उन्नत किस्में, मसूर भी छोटे दाने की होती है, बड़े दाने की। बहुत सारे किसान भाई छोटे दाने की मसूर का उपयोग करते हैं। तो छोटे दाने की मसूर में PL 406, PL 639, एक नई किस्म विकसित की गई किस्म है जिसको कहते हैं KLS 218, उसका उपयोग कर सकते हैं। बड़े दाने वाली किस्म में मल्लिका मसूर या जिसको कहते हैं K75, उसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। अगर किसान भाई मटर लेना चाहते हैं तो मटर की उन्नत किस्में जैसे पूसा प्रभात या जिसको DDR 23 कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। आज़ाद P1 का उपयोग कर सकते हैं। सब्जी के लिए अर्किल का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी किस्में हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि किसान भाई खिसारी लेना चाहते हैं, तो खिसारी में किसान भाई लोकल खिसारी लगाता है। तो मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि जो अच्छी विकसित किस्में हैं, इसमें जो एक विषैला पदार्थ होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जिसको ओडेप कहते हैं, ओडेप। जैसे 2 किस्में हैं, प्रतीक जो रायपुर से विकसित की गई किस्म है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो विषैला पदार्थ की मात्रा इसमें जो है बहुत कम होती है, तो इन सब किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा किसान भाइयों को कि बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी रबी दलहन हैं। हमारे झारखंड में 3 मेजर रबी दलहन हैं, चना, मटर और मसूर। कहीं कहीं पर किसान भाई खिसारी को भी लेता है। दूसरा, मैं किसान भाइयों को, जैसे धान लेट कटता है और वहाँ रबी दलहन लगाना चाहता है, तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि जो है उसमें जो है चने को या मसूर को या मटर को पानी में भिगो के बोएं। अगर नमी चली जाती है तो उससे अंकुरण अच्छा होता है। कभी कभी होता है कि मॉइस्चर नहीं रहता है तो अंकुरण अच्छा होता है। अंकुरण अगर एक बार अंकुरित हो जाएगा तो उसकी पैदावार अच्छी होगी। चूँकि दलहनी फसलों में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। नंबर 1, अंकुरण के लिए तो सभी में पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है जब फली में दाना बनने लगे, तब वहाँ इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इनका वो है। दूसरा जो है रबी दलहन के साथ साथ तिलहनी फसल भी किसान भाई ले सकता है। बहुत सारी किस्में फसलें हैं, हाँ, तो जैसे तीसी है, ये भी किसान भाई ले सकता है। अच्छा, लगाने का समय ये सबसे उपयुक्त समय होता है। जैसे जल्दी धान कटा तो उपयुक्त समय झारखंड में 20 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर उपयुक्त समय चना, मटर और मसूर का। अगर लेट करता है, जैसे चना लेना चाहता है, लेट लगाता, धान लेट करता है, तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी लगा सकता है। जैसे मैंने बताया था 2 किस्में, पूसा 372 या जिसको BG 372 के नाम से जानते हैं, ये IRI से विकसित की गई किस्म है, इसको ले सकते हैं। दूसरा KPG 59 या जिसको उदय के नाम से जानते हैं, ये कानपुर से विकसित की गई किस्म है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी एक किस्म है जिसको कहते हैं JG 14, ये जबलपुर से विकसित की गई किस्म है, इसको ले सकते हैं। तो ये अगर किसान भाई ये मत सोचे कि धान लेट करता है तो आप क्या लगाएं, खेत को खाली छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है। 5 दिसंबर तक भी वो चना को लगा सकता है खेत में। जैसे कि मैंने किस्में बताई हैं, इनका उपयोग कर सकता है। ऐसे मसूर को ले सकता है। तो ये सारी
अगर इस तरीके से अगर किसान भाई इन किस्मों का उपयोग करेगा तो जो हमारा एरिया खाली रहता है धान के बाद लगभग 14,80,000 हेक्टेयर, उसको हम काफ़ी हद तक उसको भर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस समय हमारे किसान भाई बीजोपचार कैसे करेंगे? हाँ, बीजोपचार के लिए जैसे सभी दलहनी फसलों के लिए जैसे राइजोबियम से हम अगर बीज का उपचार करते हैं तो पैदावार 15 से 20% तक की वृद्धि होती है। बीजोपचार के लिए राइजोबियम कल्चर जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। हर दलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर होता है। चना के लिए अलग है, मसूर के लिए अलग है, मटर के लिए अलग है। बीजोपचार करने का तरीका क्या होता है कि 200 ग्राम का पैकेट आता है। एक भगोने में अगर आधा लीटर पानी हम लेते हैं और उस भगोने को आंच पर रखते हैं, उसमें 200 ग्राम का पैकेट कैंची से काटकर उसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा उसमें गुड़ डालते हैं या 100 ग्राम चीनी या 100 ग्राम गुड़ उसमें डाल देते हैं। उसको थोड़ा गुनगुना होने देते हैं। उसके बाद उसको आंच से उतार लेते हैं। ठंडा होने के बाद बीज के ऊपर 10 किलो बीज के ऊपर उसको डाल के हाथ से अच्छी तरीके से मिलाकर छाया में सुखा देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उसकी बुवाई करते हैं। तो देखा किसान भाइयों, दलहनी में उन्नत किस्म कौन कौन से लगानी चाहिए, इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को दलहनी के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ दीप्ति जी, अभी हमने कार्यक्रम में देखा दलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी से लेकर संपूर्ण जानकारी। बिल्कुल। और संजय जी जानते हैं कि जब बचपन में हमारा पहला आहार जो रहता है किसी भी बालक के लिए, तो वह दूध होता है। और दूध हमें प्राप्त होता है मुख्य रूप से दुधारू पशुओं से, जिसमें कि जो बचपन में पहला दूध, तो जैसे माँ का दूध अति आवश्यक है, लेकिन साथ ही बढ़ते बच्चों के लिए हमारे पशुओं का, जैसे गाय, भैंस, बकरी का दूध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और स्वच्छ दूध होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आमतौर पर हाइजेनिक दूध कहते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा, इसके लिए पशुपालक भाइयों को बहुत ही ज़्यादा रख रखाव अपने पशुओं के साथ साथ में उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्वच्छ दूध उत्पादन होता है तो हमारे किसान भाइयों का जो प्रतिष्ठा है वो भी समाज में बनता है और उन पर विश्वास बनता है। बिल्कुल। और इसी विश्वास और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आज के कार्यक्रम में हम समेट कर लाए हैं कि स्वच्छ दूध का उत्पादन आप कैसे करें। इन तमाम बातों की जानकारी आज इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम प्रवेश निराला जी। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज हजारीबाग आई है, जहां आज हम बात करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के गौरव विकास पदाधिकारी श्री राम प्रवेश प्रसाद निराला जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। निराला जी, आपके हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। इस स्वच्छ दूध उत्पादन का सबसे बड़ा महत्व है कि दूध जो है एक बहुमूल्य खाद्य पदार्थ है और इसमें किसी तरह की मिलावट जो है वो वर्जित है। किसान भाई दूध उत्पादन करते हैं लेकिन इसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए चाहिए क्या कि सबसे पहले किसान भाई जो दूध दूहते हों वो अपने स्वस्थ हों, किसी भी प्रकार का उन्हें बीमारी नहीं हो, उनके बाल छोटे हों, यदि संभव हो तो वो माथे पर अपना टोपी पहन लें या माथे को ढक लें, इसलिए कि बाल जो है वे बैक्टीरिया का सबसे बड़ा सोर्स है। एक बाल भी यदि दूध में गिर जाता है तो आपको लाखों बैक्टीरिया का उत्पादन दूध में हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो दूध दूहते हैं वो बाल्टी स्वच्छ हो, कम से कम उसको सर्फ से धो करके धूप में सुखा लिया गया हो और वो बाल्टी पूरा ओपन नहीं हो कि आधा ओपन हो, आधा ढका हुआ रहना चाहिए। और दूध दूहते इसमें ख़ास बात यह है
कि उनका हाथ साबुन से धुला हो और नाखून बहुत छोटे छोटे हों, और जहाँ पर वो जानवर रखते हैं वहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो। निराला जी, आप बताएं कि स्वच्छ दूध से तात्पर्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? हाँ, स्वच्छ दूध से तात्पर्य यह है कि दूध जो है हमारा मेन फूड है और इसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी में ग्रो करता है, इसलिए कि ये संपूर्ण आहार है और इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है उसे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी में खा करके वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिससे कि दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए ये कहा गया कि स्वच्छ दूध उत्पादन हो, जिससे कि दूध की कीपिंग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। निराला जी, ये तो आपने बताया कि स्वच्छ दूध की आवश्यकता आन पड़ी है। इसके बाद बात आती है कि इसको स्वच्छता लाने के बाद कितने समय तक बिना गर्म किए रखा जा सकता है? जैसे नॉर्मली जो दूध हम लोग निकालते हैं जानवर से, उसे 2 से 3 घंटा तक रखा जा सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन स्वच्छ दूध उत्पादन से जो हम के विधि से जो हम दूध निकालते हैं उसे 4 से 5 घंटे तक नॉर्मल टेम्परेचर पर हम रख सकते हैं। निराला जी, आप बताएं कि जैसे स्वच्छ दूध और जो नॉर्मल दूध होती है, इसमें क्या उसकी अंतर आती है और कहाँ तक इसकी गुणवत्ता की उपयोगिता होती है? इसमें बहुत सारे अंतर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो तो एक तो एनिमल से ही ट्रांसफर होते हैं और दूसरा इन्वायरमेंट से आते हैं। तो दूध को जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग पैस्चराइज दूध को करते हैं। उससे होता क्या है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और यूजफुल बैक्टीरिया उसमें रह जाते हैं। लेकिन यदि हम इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक में सुधार लाएँ तो मिनिमम बैक्टीरिया का इसमें ग्रो हो सकता है। स्वच्छ दूध के समय किन किन बातों पर किसान भाई ध्यान देंगे? ध्यान देना ये है कि दूहने वाला व्यक्ति के पास कोई बीमारी नहीं हो, उसका सर ढका हो, उसके नाखून छोटे हों ताकि थन में गड़े नहीं, हाथ वो अपना साबुन से धो लें, धोने के पहले थन को डिटॉल पानी से भी बढ़िया से धो लें ताकि जानवरों में भी कोई बीमारी नहीं आ सके। निराला जी, ये तो आपने बताया कि हमारे जो किसान भाई है, जो गौ पालक हैं, वो दूध दूहते समय इन सब बातों का ध्यान रखते, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि पशुओं में कुछ बीमारियां लग जाती, जैसे कि थनैला रोग लग जाती। तो इस प्रकार के पशुओं का दूध जो होता है, क्या वो स्वच्छ होता है? और अगर नहीं होता है तो इसके लिए क्या किसान भाई करें? जिन्हें स्वच्छ तो नहीं होता है वो दूध बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। वैसे दूध को जब तक उसका इलाज चल रहा हो और लेबोरेटरी ये नहीं कहते कि हाँ ये रोग ठीक हो गया है, तब तक दूध को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निराल जी, इसी प्रकार की बातें हमारे किसान भाई जो बकरी पालन करते हैं उनमें भी देखी जाती है। तो बकरियों के लिए किन प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, सेम सावधानी है बकरी के लिए भी। बकरी के लिए भी सेम सावधानी है। इतना ज़रूर है कि गाय दूहते समय या बकरी दूहते समय पहला धार जो होता है वो बाहर गिरा देना चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया का ग्रोथ रहता है। क्योंकि वो तो खुला रहता है, उसे जिस छेद से दूध आ रहा है उस छेद तो खुला रहता है, उससे बैक्टीरिया अंदर में पास कर जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्वच्छ दूध में पहला धार जो है ज़मीन पर गिरा देनी चाहिए, ताकि जितने भी रास्ते में बैक्टीरिया हैं वो सब बाहर निकल जाए, हमारे दूध में नहीं जाए। निराला जी, ये तो बात बताई आपने कि स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में। अब बात आती है कि जो पशु स्वच्छ दूध या किसान भाई स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए लेंगे तो उसके लिए खान पान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? स्वच्छ दूध के लिए तो बढ़िया खाना होना चाहिए, क्योंकि जब तक बढ़िया खाना नहीं मिलेगा जानवर को तब तक दूध की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। क्योंकि दूध में फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और ये सब निर्भर करते हैं उनके खान पान पर ही। इसलिए जानवरों को समय से पहला चीज़ तो ये देखना है कि खाना जो हम दे रहे हैं वो समय पर होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आइटम दिया दूसरा आइटम छोड़ दिया, वो संतुलित होना चाहिए। उनको बराबर चोकर मिलना चाहिए, चुन्नी मिलना चाहिए, खल्ली मिलना चाहिए। होता क्या, चोकर से प्रोटीन मिलता है, खल्ली से उनको फैट मिलता है।
तो ये तो चाहिए उनको फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चोकर से उनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो उनको तो बैलेंस खाना चाहिए ही चाहिए। साथ में मिनरल मिक्सचर चाहिए, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा मिनरल्स चले आते हैं, तो उनके शरीर में मिनरल्स की कमी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स की कमी होगा जैसे ही खान पान उनका पुअर होगा, वो फिर गाय में बांझपन आ जाएगी। इसलिए किसान भाइयों को उसके खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। निराला जी, हम आपसे जानना चाहें कि बहुत तरह समय हम देखते हैं कि किसान भाई सिर्फ हरे चोकर, चुन्नी यही सब देते हैं, लेकिन हरे चारे की व्यवस्था वो नहीं कर पाते, तो क्या किसान भाइयों को ये करना सही होता है? हरा चारा में क्या होता है कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि कम से कम जानवर को आप जितना दे रहे हैं बैलेंस फीड, उसमें 20 किलो हरा चारा देना चाहिए। हरा चारा से क्या होता है कि ज़मीन से मिनरल्स जो है वो हरा चारा लेती है, और वही मिनरल्स ज़मीन जानवरों के पेट तक जाता है, खुराक में जाता है। तो हरा चारा से पेट भी भरता है, मिनरल्स की भी पूर्ति होती है, और उनको विटामिन्स वगैरह की जो हम बाहर से देते हैं खरीद करके, मिनरल्स और विटामिन्स, उसकी उनको बचत हो जाती है। और प्लस हरा चारा उगाना बहुत ही सस्ता है। निराला जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में। निराला जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते विदा, जोहार। तो दीप्ति जी, आज के कार्यक्रम में हमने दलहनी फसलों की जानकारी ली, साथ ही स्वच्छ दूध का कैसे उत्पादन किया जाए, उसका क्या महत्व, इसके बारे में जानकारी ली। बिल्कुल, और ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां जो कि कृषि जगत, पशुपालन जगत और इसके अलावा बागवानी के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब किसान भाई आप अपने कृषि से संबंधित समस्याओं या अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ बांटें। बिल्कुल, तो इसके लिए कागज कलम उठाइए, अपने समस्याओं, सवालों और सुझावों को लिख डालिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, पत्र देना ना भूलिएगा, हमें रहेगा आपके पत्र का इंतजार। बिल्कुल। और संजय जी, अभी तुरंत हम दिवाली और दशहरा, छठ इत्यादि मना कर आए हैं, और पर्वों त्योहारों का सिलसिला तो समाप्त हो गया है, लेकिन जो कृषि दर्शन का कार्यक्रम है वो ना खत्म होगा और ना ही उसका कभी विराम लगेगा, ये तो हम सब जानते हैं। दीप्ति जी, आप कहना चाहते हैं कि अगले अंक में फिर हम आएंगे ढेर सारी जानकारी लेकर। बिल्कुल, तो बस हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।